पेज नंबर 322, पेज नंबर 322। अच्छा भाई, तीन लोगों ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है। वेल्थ स्टेटमेंट होती है एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल। तीन लोगों ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप नोट कीजिएगा। हर रेजिडेंट इंडिविजुअल ने पाकिस्तान में वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है विद रिटर्न, यानी जिस वक्त वो रिटर्न लेके जा रहा होगा उसी वक्त वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाएगा। वेल्थ स्टेटमेंट आज हमने बनानी है। वेल्थ स्टेटमेंट में डिटेल आ रही होती है एसेट्स की और लायबिलिटीज की। जो रिटर्न होती है उसमें तो आपको पता है सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन वगैरह और ज़कात माइनस हो रही होती है, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में डिटेल आ रही होती है एसेट्स और लायबिलिटीज की। पाकिस्तान का हर रेजिडेंट इंडिविजुअल वो वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएगा, किसके साथ? विद रिटर्न। एओपी है पार्टनरशिप फर्म, उसके दो पार्टनर हैं कामरान और अंजुम, ये दोनों भी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएंगे। उधर वाली बात ना पड़े, ये दोनों भी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएंगे। हर वो बंदा जिसको कमिश्नर कह दे, एनी पर्सन टू होम कमिश्नर गिव नोटिस, वो भी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएगा। तो जो तीसरा पॉइंट है ये बड़ा ओपन होता है। मिसाल के तौर पे सर कहें आज मैं कामरान को सजा दूंगा और मैं अंजुम को सजा दूंगा और इसके अलावा मेरा दिल चाहेगा जिस मर्जी को, तो ये तीसरी बात ये होती है असल में। तो वेल्थ स्टेटमेंट किस किसने जमा करवानी है? हर इंडिविजुअल ने रिटर्न के साथ, हर एओपी के पार्टनर ने, और हर वो बंदा जिसे कमिश्नर कहे। इंडिविजुअल ने वेल्थ स्टेटमेंट कब जमा करवानी है? जिस दिन उसने रिटर्न जमा करवानी है साथ ही वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है। पार्टनर्स ने किस वक्त रिटर्न जमा करवानी है, वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है? जब एओपी अपनी रिटर्न जमा करवाए तो साथ ही पार्टनर्स अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा दें। यानी एओपी बता रही होगी मेरी बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन कितनी है, और पार्टनर्स बता रहे होंगे सारे कि मेरे घर के एसेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं। और कोई बंदा जिसे कमिश्नर कह दे कि तुमने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है, वो कब तक जमा करवाए? डेट स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर। उसकी डेट कमिश्नर बताएगा कि फलां दिन तक आपने क्या जमा करवानी है? वेल्थ स्टेटमेंट। नोट कर लें। तो तीन लोगों ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, पार्टनर ऑफ एओपी, और एनी पर्सन टू होम कमिश्नर गिव नोटिस। ये सेक्शन 116 के करीब आपने कहीं लिखना है। जल्दी नोट करो। ओके, नेक्स्ट। भाई उस कमरे में देखो जरा, कूलिंग कुछ बचे। अच्छा, ये इशू तो वो रिजॉल्व कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना अपना माइंड सेट भी बना लिया करें कि गर्मी नहीं लग रही। तो नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं करा आपसे। तो जिस चीज़ को बंदा फील ज़्यादा करता है वो फील ज़्यादा होती है। ओके, बस अच्छा जी। जी, कल हमने वेल्थ स्टेटमेंट के कंटेंट्स पढ़े थे या हमने वेल्थ स्टेटमेंट के पर्टिकुलर्स पढ़े थे? वेल्थ स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है भाई, इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज आते हैं एक बंदे के, उसके एसेट्स ट्रांसफर की डिटेल आती है, उसके खर्चों की डिटेल आती है, और उसकी वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आती है। ये जमा किसने करानी है? एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल। पाकिस्तान में हर रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या जमा करवाएगा? वेल्थ स्टेटमेंट। और एक और चीज भी हम देखेंगे आज, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये कब जमा करवाएगा? अलॉन्ग विद द रिटर्न, यानी जिस दिन रिटर्न जमा करवाने जाएगा साथ ही वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएगा। अच्छा, रिटर्न कौन जमा करवाने जाता है? जिसके पास गाड़ी हो, घर हो, फ्लैट हो, उन लोगों ने रिटर्न जमा करानी है। तो जिन सारों ने रिटर्न जमा करानी है उन सारे बेचारों ने साथ ही क्या जमा करवानी है? वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है। ये जमा कब तक करवानी है? इट विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द, यानी रिटर्न के साथ ही जमा करवानी है। जिस दिन आप रिटर्न जमा करवाएंगे साथ ही क्या जमा करवा देंगे? वेल्थ स्टेटमेंट। और हर एओपी का पार्टनर, एवरी मेंबर ऑफ एओपी का क्या मतलब है? हर एओपी का पार्टनर शेल फर्निश, फुल स्टॉप काट दें फर्निश के आगे, शेल फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अलोंग विद द रिटर्न ऑफ एओपी। ये किसके साथ जमा करवाएगा? एओपी के रिटर्न के साथ। नहीं, उसमें ऐसी बात नहीं लिखी। पॉइंट 1,
द कमिश्नर में बाय नोटिस रिक्वायर एन इंडिविजुअल। 3 लोग पूरे हो गए। पहला कौन? एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल। दूसरा कौन? पार्टनर ऑफ एओपी। और तीसरा कौन? कमिश्नर में बाय नोटिस रिक्वायर एनी इंडिविजुअल। इसने कब तक जमा करवानी है? ये देखें, इट विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। इसमें कमिश्नर तारीख बताएगा किस तारीख तक आपने जमा करवानी है। चलें जी, पॉइंट 3 हम बाद में पढ़ते हैं। पेज नंबर 323 पे आ जाए, न्यूमेरिकल शुरू करें। हमने रिटर्न तो कई क्लासों में बना लिया है। रिटर्न होती है सैलरी की डिटेल, बिजनेस की डिटेल, कैपिटल गेन की डिटेल, अदर सोर्स की डिटेल, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डिटेल। हमने रिटर्न तो कई क्लासों में बना लिया है। अब हमने क्या सीखना है? आज हमने सीखना है कि हमने क्या कैसे बनानी है? वेल्थ स्टेटमेंट। तो आज हमने वेल्थ स्टेटमेंट का बनाना सीखना है कि वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी। एक साहब नदीम, उन्होंने आपको 30 जून 15 का डाटा दिया है। बड़ी आसान सी है वेल्थ स्टेटमेंट बनाना, अटेंटिव रहिएगा। वो कहते हैं मेरा डीएचए में प्लॉट है, एबीसी कंपनी में मेरा कैपिटल है, मेरे पास ज्वेलरी है, मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, टोटल सरमाया मेरा इतना है और जाती लोन मैंने इतना लिया हुआ है और 11 मिलियन के एसेट्स हैं इसके पास, 1 मिलियन का लोन है, तो 10 मिलियन इसके पास बैलेंस बचा हुआ है। अब एक सवाल अराइज होता है कि व्हाट इज कैपिटल इन एबीसीएन कंपनी। तो असल में ना ये नीचे जाके पता चलेगा और इंशाल्लाह सबको नीचे जाके पता चल जाएगा। अच्छा, ये नीचे जाके पता चलेगा। अच्छे बच्चे आप तो नीचे जाके पता चलेगा कि ये कैपिटल इन एबीसी कंपनी असल में ये कंपनी नहीं है बल्कि ये फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है। तो नीचे जाके पता चलेगा ये एबीसी कंपनी नहीं है, ये फर्म है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं कि बैलेंस शीट में क्या जाते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज, और प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम्स और एक्सपेंसेस। तो पहले मैं आपके सामने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने लगा हूं। उसका नाम मैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस रखूंगा, लेकिन जैसे ही सवाल एंड होने लगेगा उसका सही वाला नाम जो टेक्स्ट वालों की नजर में हम वो रखेंगे। फिलहाल 2 गलत नाम लिख के मैं सवाल शुरू करने लगा हूं। एक मैं बनाने लगा हूं बैलेंस शीट और दूसरा मैं बनाने लगा हूं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएंगे? इनकम्स और एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। और बैलेंस शीट में क्या जाएंगे? ये तरह 2-3 लाइनें मैंने छोड़ दी क्योंकि मैंने इनका कोई नाम लिखना है यहां पे। बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट्स और लायबिलिटीज, ये प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा और ये बैलेंस शीट बन जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले सवाल में गिवन है कि हमारा प्लॉट है डीएचए लाहौर में, कितने वाला? 35 लाख वाला। तो ये एसेट्स में डालूं या लायबिलिटीज में डालूं? एसेट्स में डालूं। प्लॉट डीएचए लाहौर कितने का? 3500 का। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि हो सकता है इस प्लॉट को बेच दें या हो सकता है कोई नया प्लॉट खरीद लें, इसलिए इसमें कोई प्लस माइनस भी चीजें हो सकती हैं, अभी नोट नहीं करना। कैपिटल इन एबीसीएन कंपनी, इसको जरा छोड़ दें। ज्वेलरी, शेयर्स, कैश, बैंक। ज्वेलरी कितने वाली है? 500 वाली। शेयर्स कितने वाले? 1000 वाले। और क्या है? कैश और बैंक। अच्छा, एक मसला है कि सवाल में जब नीचे सवाल जाएगा ना तो कैश एंड बैंक के बारे में वो अलग अलग नहीं बता रहा कि कौन सा खर्चा कैश में हुआ, कौन सा बैंक में हुआ। इसलिए कैश एंड बैंक दिया तो अलग अलग है, लेकिन मैं दोनों को इकट्ठा करने लगा हूं। और कैश एंड बैंक में काफ़ी ट्रांजेक्शन्स आनी है, इसलिए कैश एंड बैंक में यहां लिखने की बजाय फिलहाल वहां लिख रहा हूं, फिर उसका टोटल इधर ले आऊंगा बाद में। तो एक मैं वर्किंग ओपन करने लगा हूं, डेट रिलेट्स टू कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक जी, इसमें कैश कितने साल के शुरू में? मैं देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं। 1500। और बैंक में कितने पड़े हैं? 2000। कैश है 1500 और बैंक में कितने पड़े हैं? 2000। इसको ब्रॉड डाउन बैलेंस भी कह सकते हैं आप, यानी साल के शुरू का बैलेंस। अब एक चीज हमारी रह गई, वो रहेगी नीचे लोन। तो लोन में कहां डालूं? एसेट्स में डालूं, लायबिलिटीज में? लायबिलिटीज में। लोन हमने लिया हुआ है उधार। लोन कितने का जी? 1000। मैं रुपीज इन 1000 में सॉल्व करूं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कैपिटल इन एबीसी कंपनी का मतलब है, शेयर्स का तो मतलब है ना मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, और कैपिटल इन एबीसी का मतलब है मैंने किसी पार्टनरशिप फर्म में पैसा डाला हुआ है। कैपिटल इन एबीसी एंड कंपनी, यानी मैंने कहां पैसा डाला हुआ है? किसी पार्टनरशिप फर्म में मैंने पैसा डाला हुआ है। अच्छा, इस टॉपिक में ना घर की अकाउंटिंग करेंगे, जिसे आप कहते हैं घर तक चले जाएंगे। तो इस टॉपिक में ना घर की अकाउंटिंग करेंगे। तो जब घर की अकाउंटिंग करेंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने एओपी के अंदर पैसा डाला है तो एओपी क्या एंट्रीज कर रही है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखना पड़ेगा कि नदीम क्या एंट्री करेगा। आप मुझे बताएं, अगर एक एओपी है वो अपना कारोबार शुरू करे
तो एओपी एंट्री करती है कैश डेबिट कैपिटल फ्रॉम नदीम क्रेडिट। क्लियर? एक अकाउंटिंग आपको सिखाई नहीं जाती, वो है नदीम के घर की अकाउंटिंग, क्योंकि ये अकाउंटिंग बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं है, इसलिए ये सिखाई नहीं जाती ना इंट्रो में, ना FR1 में, ना FR2 में। आज मैं ये वाली अकाउंटिंग आपसे डिस्कस करने लगा हूं। नदीम जब एओपी में पैसा डालेगा, नदीम अगर एंट्री करना चाहे तो क्या करेगा? एओपी तो एंट्री करेगी कैश डेबिट कैपिटल पेएबल टू नदीम क्रेडिट। ऐसी ऐसी एंट्री होगी ना। कैपिटल असल में टीचर कहते थे पेएबल है ओनर की तरफ बिजनेस का, तो कैश डेबिट कैपिटल पेएबल टुवर्ड्स नदीम क्रेडिट। व्हाट द नदीम विल एंट्री पास, नदीम की एंट्री पास करेगा विद एक्सेलेंट रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, बल्कि रिसीवेबल जरा आसान लफ्ज़ है इन्वेस्टमेंट से भी। तो नदीम एंट्री करेगा रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म डेबिट एंड कैश क्रेडिट। हैविंग सेड दिस ऑल, ये सारा कह देने के बाद अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म शुरू करे कारोबार तो पार्टनरशिप एंट्री करेगी कैश डेबिट और पार्टनर एंट्री करेगा कैश क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट। फर्ज करें नदीम ने, जरदारी ने और इमरान ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोली। 1 मिनट बाद इनकी लड़ाई हो गई और इन्होंने कहा हमें नहीं लगता हम आपस में चल सकेंगे, तो सरमाया इनको वापस करना पड़ेगा। तो नदीम ने रिसीवेबल बुक किया हुआ था और नदीम को वो पैसे रिसीव भी हो जाने हैं फिर अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए। तो रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि अगर आज ये पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए तो ये पैसे नदीम ने किससे लेने हैं? फर्म से, बिजनेस से लेने हैं। इसलिए नदीम जो एंट्री करेगा वो करेगा रिसीवेबल डेबिट। तो इसलिए ये जो है ना कैपिटल इन एबीसी कंपनी, ये वो सरमाया है जो नदीम ने डाला हुआ है एओपी में। तो ये पैसे नदीम की अगर मैं अकाउंटिंग शुरू करूं तो नदीम कहेगा रिसीवेबल फ्रॉम एओपी। तो इसको हम रिसीवेबल के तौर पे शो करेंगे ताकि हमें समझ आए। तो अब बता दें रिसीवेबल फ्रॉम एओपी कितना है? रिसीवेबल फ्रॉम एओपी 25। चलें नोट कर लें यहां तक सारा। कितना था कैश एंड बैंक? मैं देख लेता हूं। मैं नहीं 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 गुस्सा नहीं कर जाता, शर्मिंदा कर रहा हूं। मैंने गुस्सा करके क्या करना है? पागल हूं। गुस्से से ऐसी बंदे को अपने को टेंशन हो रही होती है। अक्सर जो टीचर है ना वो गुस्सा करते ही नहीं है, शो करते हैं कि मैं गुस्सा कर रहा हूं या आपको अंदर की बात बता रहा हूं। और टीचर बाद में बैठ के फील्ड रूम में बातें कर रहे होते हैं, आज मैंने क्लास को बड़ा गुस्सा दिखाया, वो ये बातें कर रहे होते हैं। करते वो करके क्या करें? कल जिन्होंने छुट्टी की थी वो हाथ खड़े कर दें। कमाल होगी यार, मैं तो हाथ खड़े करते हुए शर्म आती थी। आपको हाथ खड़े करें तो बेइज्जती, ना करें तो बेइज्जती। कहाँ जाए बंदा? जिन्होंने मंडे को छुट्टी करनी है वो हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3। जिन्होंने टेस्ट नहीं देना वो हाथ खड़ा करें। उधर से तो कोई नहीं, हाइब्रिड वाले आज सारे दे रहे हैं। इधर से कौन छोड़ रहा है टेस्ट? किसने दे दिया है? यार उनको आज बता दो टेस्ट रूम में ना बाहर भी कुर्सियां लगा दे। जैसे जुमे के दिन ना बाहर सफ़ें लगी होती हैं सड़क पे, तो टेस्ट रूम में बाहर भी कुर्सियां लगा दे। आज ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। ओके, अब जी वापस आ जाओ इधर। उधर ही रखो कैमरा, कुछ ने भी नोट नहीं किया। चलें जी आ जाएं। ड्यूरिंग द ईयर सैलरी इनकम इज 12 लाख। इस साल की सैलरी इनकम 12 लाख है। बताएं जी सैलरी इनकम की एंट्री क्या होगी? ऐसी एंट्री आसान से बता दें। सैलरी घर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की अकाउंटिंग नहीं, एम्प्लॉय की अकाउंटिंग। कैश डेबिट, नदीम कहीं नौकरी करता होगा ना, तो कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट। ही अर्नड सैलरी ऑफ 12 लाख। बताएं जी एंट्री कैश डेबिट, कैश डेबिट कितने से? 1200। और सैलरी इनकम क्रेडिट कितने से? 1200 से। ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है या कोई अजीब सी चीज आज बन रही है? अजीब सी चीज बन रही है, नई सी चीज बन रही है। कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट। ओके नेक्स्ट जी भाईजान। उसने टैक्स पे किया लाख रुपए का। भाईजान टैक्स पे करा दो। उसने टैक्स पे किया लाख रुपए का। टैक्स पे करने की एंट्री घर में आके क्या एंट्री करेगा? टैक्स पे करने की
बोले 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 टैक्स पे करने की एंट्री, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये एंट्री करवाएं मुझे जरा सोच के, कहां होगी? टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से? 100 से, और कैश क्रेडिट 100 से। थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ ली हुई है ना, जिन्होंने इंट्रो में नहीं पढ़ी हुई थी, FR1 में तो पढ़ ली है ना, डबल एंट्री समझ आ रही है ना? टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा जी, अब इधर देखें, मुझे बताएं फिक्स्ड एसेट बेचने की एंट्री क्या होती है? फिक्स्ड एसेट बेचने की जनरल एंट्री, कैश डेबिट, सारे सालों की डेप्रिसिएशन भी डेबिट, और एसेट की कॉस्ट क्रेडिट, और अगर नुकसान आ जाए तो खब्बी दिखाएं, और अगर फायदा आ जाए तो सजी दिखाएं। क्लियर? P&L डिपेंड करता है किस साइड पे, नुकसान खब्बी साइड पे आता है और फायदा सजी साइड पे आता है। गाइस लेफ्ट राइट। तो अब आप मुझे बता दें, ये तो एसेट बेचने की एंट्री है, प्लांट बेचने की, बिल्डिंग बेचने की। क्या अगर कोई बंदा शेयर्स बेचे तो शेयर्स क्या होते हैं? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। तो शेयर्स तो डेप्रिशिएट नहीं होते, शेयर्स का गेन कैसे निकलता है? कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट, बैलेंसिंग गेन लॉस आ जाता है। गेन आया तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, लॉस आया तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ये बेचने की एंट्री है, क्या बेचने की? शेयर्स बेचने की। फर्स्ट करें, गेन बैलेंसिंग आ गया, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। बताएं जी, ही सोल्ड शेयर्स ऑफ 200 फॉर 350, क्या मतलब? ही सोल्ड शेयर्स ऑफ 200 फॉर 350, लेकिन इसके पास तो 1000 वाले शेयर्स पड़े हुए हैं। ये क्या चक्कर है? इसके पास 1000 वाले शेयर्स पड़े हुए हैं, 1000 में से 200 वाले 350 के बेच दिए। 3 मार्कर में से एक मार्कर 15 रुपए वाला 16 रुपए का बेच दिया, तो 2 तो पड़े रह गए मेरे पास। तो शेयर्स कितने रुपए वाले पड़े हैं? 1000 रुपए वाले। उस 1000 में से 200 वाले, सारी बिल्डिंग्स बेची, सारे प्लांट बेचे, सारे शेयर्स बेचे, या 1000 में से 200 वाले? तो एंट्री किसकी करें? 200 की सिर्फ, तो 200 की एंट्री कर दें जी। 200 कहां लिखूं? कॉस्ट। 200 वाले कितने के बेचे? 350 के, गेन 150। एक दफा पोस्टिंग देख लें एंट्री की, फिर उसके बाद नोट कीजिएगा। शेयर्स को कम कर दें कितने से? 200 से। कैश को डेबिट कर दें कितने से? 350 से। और खुशी रिकॉर्ड कर लें 150 की, गेन ऑन शेयर्स 150। असद पीछे बैठने की खुशी में हाथ हिला दें। ओके, ये वो जो सीमेंट उधर हुआ हुआ है, इसमें मुझे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये जरा माइक पकड़ाइएगा असद को। चलें चलें, आप लोग अपना काम करें। ओके, चलें जी आगे। अगला पॉइंट देखें, ही सेटल्ड हिज पर्सनल लोन, उसने अपना जाती लोन वापस कर दिया है। ही सेटल्ड हिज पर्सनल लोन, तो लोन सेटल का मतलब लिख लें रीपेड, लिया या वापस किया? वापस किया। लोन कितना था? 1000 में से कितना वापस कर दिया? 500। जितना वापस किया उसकी एंट्री बोलें, लोन पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। जितना वापस किया लोन उसी की एंट्री होगी ना। तो अगली एंट्री बताएं, लोन पेबल या लोन डेबिट कैश क्रेडिट, सारा या आधा? आधा। चलें जी, एंट्री को पोस्ट कराएं। लोन पेबल डेबिट, उधार कम हो गया और कैश भी कम हो गया, माइनस 500। कैश का टी अकाउंट ना बनाने बैठ जाइएगा पेपर में, कैश एंड बैंक का टी अकाउंट बना रहे हो, इसको कहते हैं अकाउंटिंग चढ़ी हुई है दिमाग पे। नहीं, शेयर्स बेचने में लॉस आता तो आप एक्सपेंसेस में शो कर देते, लॉस आता आप यहां खर्चों में शो कर देते। ओके, नेक्स्ट, हिज घर के थामने के खर्चे कितने हैं? 850। तो घर के बिजली के बिल, घर के अंदर जो है वो आपने कोई भी काम करें, खाने पीने की चीजें, घर में कपड़े खरीदने के खर्चे, घर जूते खरीदने के खर्चे, जराबें खरीदने के खर्चे, अच्छा तो ये खर्चे, हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू
850। तो घर के खर्चों की एंट्री घर में बैठ के बंदा क्या कर सकता है? खर्चा डेबिट और कैश, सस्पेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट। हमें सस्पेंस से पता नहीं कौन कौन से खर्चे हैं, बहरहाल एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। एक्सपेंसेस ऑफ हाउस, जी बोले, एक्सपेंसेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ओके, एंजॉयिंग, लेट्स कीप ऑन। नेक्स्ट, असल में ना ये देखिए नेचुरल चीज़ है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ कि सैटरडे को एक खुशी होती है बंदे को कि कल का दिन आ रहा है, पिछला सारा रिवाइज कर लेंगे, एक जरा कंफर्टेबल बंदा फील करता है, ये नेचुरल है। ही हैज गिवन गिफ्ट ऑफ 4 लाख टू हिज ब्रो कामी थ्रू क्रॉस चेक। उसने अपने ब्रो को बुलाया और ब्रो को सीधा ही 4 लाख का वो चेक दे दिया तोहफे में। तो अब बोलें क्या रिसीवेबल फ्रॉम ब्रो डेबिट, कैश क्रेडिट? पता नहीं, तो कितना करते हैं, तो फलाने शादी पे इतने दिए थे, हमने इतने दिए थे, तो कितना नेट बैलेंस बचा, नेट कम बचा, हम इनसे नाराज हैं। तो रिसीवेबल बुक करते हैं आप लोग गिफ्टों को, तो नहीं, गिफ्टों को रिसीवेबल बुक ना किया करें, रिसीवेबल बुक करने की बजाय खर्चे में डाल दिया करें बस। एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो 4 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया। जैसे अक्सर घरों के अंदर कुछ शादियां आ रही होती हैं तो घर वाले सोचते हैं ये गिफ्ट इधर भी देना पड़ेगा, उधर भी देना पड़ेगा, इधर भी देना पड़ेगा, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो गिफ्ट असल में खर्चा होता है। तो गिफ्ट की एंट्री क्या बनेगी जी? एक्सपेंस डेबिट, और चेक में दिया है बैंक क्रेडिट। बहरहाल हम तो चेक और कैश पे इकट्ठा ही चला रहे हैं। कितने रुपए? 400। छा गए आप लोग। एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट। ये घर की काउंटिंग हो रही है, नदीम के घर तक हम चलेंगे। गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, और उसने हम सबके लिए देख मंगवा लिया। गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 400 खाली। चलें जी, ओके। नेक्स्ट, आ रहा है मजा? ओके, कीप ऑन एंजॉयिंग। पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन है? नदीम है, इमरान बबलू है, जरदारी बबलू है। तो कितने पार्टनर्स हैं? 3। उसमें से हमारे सवाल वाला कौन है? नदीम। नदीम ने इमरान और जरदारी को बिठा के पूछा कि भाईजान ये जो हमने एओपी बनाई हुई है, ये जो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया हुआ है, इंपोर्ट तो पहले ही बंद होगी, अब एक्सपोर्ट रहेगी, तो हमने ये जो काम शुरू किया हुआ है, तो ये हमने इससे कितना कमाया है? तो ही, ये फर्म ने कमाया या नदीम का हिस्सा है? नदीम का हिस्सा है। ही अर्नड 4.5 लाख। तो फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने नदीम को कितना कमा के दिया? 450। तो नदीम ने रिक्वेस्ट की क्या मैं 450 घर ले जाऊं? पार्टनर्स ने कहा नहीं यार, तुम घर सिर्फ 275 लेके जाओ, बाकी बाद में ले जाना। तो 275 ये घर ले गया, और घर लेके जब गया, कमिश्नर पहले बाहर खड़ा था। कमिश्नर ने कहा कितना लाया? 275। कमिश्नर ने कहा इस पे 275 नहीं, मुझे 240। तो आपने कमिश्नर को 40,000 पे कर दिया। तो कमाया कितना? 450। विड्रॉ कितना किया? विड्रॉ निकाला कितना? ड्राइंग श्राइंग का लफ्ज ना बोलिएगा, ड्राइंग और कैपिटल का लफ्ज तो फर्म बोल रही होगी। मैं तो नदीम के घर की काउंटिंग कर रहा हूँ। फील करें घर तक पहुंच गए आप, उसमें फील नहीं करें। तो हम तो नदीम के घर तक पहुंच गए हैं, हम कैपिटल और ड्राइंग का लफ्ज यूज नहीं करेंगे। विड्रॉ कितना किया? 275। और टैक्स कितना पे किया? 40। चलें जी, 3 जनरल एंट्रीज बता दें मुझे। $450 की एंट्री बताएं, कितने की खुशी हुई इसे? 450 की। फर्म ने इसे बताया नदीम तेरे लिए मैंने 450 कमाया, 450 क्रेडिट हो गया, इनकम क्रेडिट। डेबिट, सबर यार दीवाने लोग हैं, अगर कैश आपने 450 डेबिट करा दिया तो फिर इधर क्या एंट्री करेंगे? कैश वो घर में 450 तो नहीं लाया, कोई होश के नाखुल ने, कैश तो घर में 450 लाया नहीं। तो आप जब वो घर पैसे ला रहा होगा तो 450 नहीं ला रहा होगा, फिर आप उधर डबल कैश बुक करेंगे। बोंगी तो ना हमारे ना, सोचें कुछ। एक्सेलेंट, रिसीवेबल। जब फर्म कमाएगी ना 450, तो आप उससे रिसीवेबल बुक करेंगे, आप उससे रिसीवेबल बुक करेंगे। आपने दोस्त को पैसे दिए, पार्टनरशिप फर्म शुरू की, दोस्त से साल के आखिर में पूछा दोस्त हमने कितना कमाया? दोस्त ने कहा तूने 100 कमाया। आपने कहा भेज दे, दोस्त ने कहा नहीं भेजूंगा, थोड़े 20-30 रुपए अभी पूरे ना ले। तो लेकिन रिसीवेबल तो पूरा 100 है ना आपका। तो इसलिए भाईजान जब फर्म कमाया करेगी ना, तो पार्टनर इसको रिसीव नहीं किया करेगा, पहले क्या बुक करेगा? रिसीवेबल। रिसीवेबल बुक करके, जैसे डेटर में होता है, डेटर की तो यही एंट्री है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट।
डेटर रिसीवेबल होता है और सेल इनकम होती है। ये डेटर डेबिट सेल क्रेडिट टाइप एंट्री है। और जब डेटर पैसे दे जाता है तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो जिस वक्त फर्म ने कमाया तो रिसीवेबल फ्रॉम फर्म डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। इसलिए तो मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट क्लस यूज ना करें, वो मुश्किल हो जाएगा। रिसीवेबल क्लस आसान है, रिसीवेबल फ्रॉम फर्म डेबिट इनकम क्रेडिट। और फिर विड्रॉ किया इसने फर्म से 450। नहीं, अब इनकम क्यों दोबारा बुक करा रहे हैं, इनकम डबल बुक हो जाएगी, उसी में से तो विड्रॉ किया। तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। वो जो रिसीवेबल था इसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया ना, रिसीवेबल रिसीव कर लिया, तो रिसीवेबल कम हो गया, कैश बढ़ गया। अगली तो एंट्री आसान है, टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। चलो नोट। वो हमें नहीं पता, उसने निकाल के दे दिया बस। वो हम यूपी के न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। जी बिल्कुल, बहुत मुनासिब हो गया, अब आपको समझ आएगी। बहरहाल अगर ये आ रही हो इसको रोकना करें। अच्छा, जी बिल्कुल, इसको रोका करें। ओके, नेक्स्ट प्लीज। एंट्रीज कर दें। फर्म से पुराना भी रिसीवेबल कोई खड़ा हुआ है? ओ भाईजान ये खड़ा हुआ है ना 2500 रुपए। ये जब फर्म शुरू हुई होगी तो इसने उससे 2500 रुपए डाला हो, ये वो 2500 रुपए हो, तो रिसीवेबल बढ़ गए हैं मेरे, क्योंकि फर्म मुझे कमा के दे रही है। तो एंट्री बोल रहे हैं 450 की। रिसीवेबल फ्रॉम फर्म डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। शेयर फ्रॉम शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। कमाया या निकाला? कमाया। अब इस 450 में से निकाला कितना? क्या एंट्री होगी? उधर मैंने की हुई है। क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट कितना? फर्म तो एंट्री करी होगी ना कैश क्रेडिट, क्योंकि वो इसको पैसे दे रही है, लेकिन मैं क्या एंट्री होगा घर में? कैश डेबिट। दोबारा इनकम बुक नहीं करनी भाईजान। रिसीवेबल रिसीव हो गया, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। एक मिनट, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। और टैक्स जमा कराने की एंट्री, टैक्स एक्सपेंस डेबिट अमाउंट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 40। जी सवाल पूछे। निकाली हुई अमाउंट बुक नहीं करते, जो कमाई हुई वो अमाउंट है वो बुक करते हैं। कमाया 450 है फर्म ने हमारे लिए। अकाउंटिंग वाले बिल्कुल ये नहीं कहते जितना ड्रॉ कर रहे हैं वो बुक करें, अकाउंटिंग वाले भी ये कहते हैं जितना कमाया वो इनकम में डालें। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 100 रुपया, डेटर ने पैसे 20 रुपए दिए, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, तो सेल में तो पूरा 100 ही डालते हो। ओके नेक्स्ट, आगे चलें। बताइए एंट्री। He purchased a new plot for total consideration of 2 million, payable in 20 किस्तें। तो 20 लाख का प्लॉट है, 1-1 लाख की 20 किस्तें होंगी, उसमें से 7 लाख की किस्तें इसने दे दी हैं। अभी काफ़ी थोड़ी किस्तें दी हैं, 20 लाख में से 7 लाख की किस्तें दे दी हैं, तो बाकी अभी 13 लाख की देनी है। क्या एंट्री करेगा? प्लॉट डेबिट तो रहने दें, मेरे ख्याल से प्लॉट डेबिट रहने दें। आपका नाम? दानिश। दानिश भाई कहते हैं कि मैंने सर आपसे लैपटॉप लेना है। मैंने कहा जी इसे 2 लाख का लैपटॉप है, आप मेरे से ले लो, तो 10-10 हज़ार की किस्तें कर लो। अब इसने 10,000 की पहली किस्त दी, 10,000 की दूसरी किस्त दी, 2 किस्तें देने के बाद 2 लाख में से सिर्फ 20,000 की किस्त दी है। 2 किस्तें देने के बाद मैंने इसके घर तक पहुंच गया, इसकी बैलेंस शीट में देखा लैपटॉप डेबिट हुआ था, और मैंने कहा तेरी मेहरबानी, कहाँ है तेरा लैपटॉप, चल निकाल इसको अपनी बैलेंस से, खुदा का खौफ कर, तेरा कहाँ से लैपटॉप हो गया? किस्तें देने से तो नहीं लैपटॉप बन जाता। अभी तो तूने किस्तें इतनी भी नहीं दी कि तू कुछ कह सके कि मैंने इसकी किस्तें दी है। 20,000 दे के तू लैपटॉप डेबिट किया हुआ तूने। तो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, ये जो सोसाइटीज़ होती हैं 2, 4, 6, 5, 10, 15 किस्तें दे देने के ऊपर आपको प्लॉट नहीं दे देती कि आप उस प्लॉट पे तामीर शुरू कर दें।
ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी सोसाइटीज़ हैं मैक्सिमम में यही रूल है कि आप कोई तकरीबन 20 लाख में से 19 या 18 लाख तक दे दो ना, फिर शायद वो आपको कहते हैं भाईजान ये प्लॉट आपका हुआ, अब आप इस पर तामीर करना शुरू करना चाहते हैं तो करें। तो ये जो आप एंट्री करवाना चाह रहे हैं वो एंट्री मैं नहीं करूँगा। दो तरीके हैं एंट्रीज करने के, वो एंट्रीज मैं नहीं करूँगा। आप करवाना चाह रहे हैं कि प्लॉट को बुक कर दें 20 लाख पे, ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे ही इसने मुझे पहली किस्त दी तो इसने लैपटॉप डेबिट कर लिया, हालांकि लैपटॉप इसके पास आया ही नहीं। किस्तों वाली चीज़ तो मैं इसको तब दूंगा जब अच्छी खासी किस्तें मुझे दे दीजिए। तो प्लॉट डेबिट आप करवाना चाह रहे हैं 20 लाख से, और आप कैश क्रेडिट करवाना चाह रहे हैं 7 लाख से, और आप बाकी को डलवाना चाह रहे हैं पेएबल में 13 लाख को। मैं कह रहा हूं ये एंट्रीज ना करें, आप एंट्री कर लें एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट या राइट टू रिसीव प्लॉट डेबिट। प्लॉट को आप अभी डेबिट ना करें, एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट या राइट टू रिसीव प्लॉट डेबिट आसान इंग्लिश में, और कैश क्रेडिट। क्योंकि मार्केट की जो नॉर्म है ना वो ये है कि 20 लाख में से 7 लाख देने पे आपको प्लॉट नहीं दे देते वो, इसलिए इस तरह एंट्रीज ना करें, बेहतर नहीं है। तो बस ये एंट्री कर लें 7 लाख की एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट कैश क्रेडिट। राइट टू रिसीव प्लॉट, राइट टू रिसीव प्लॉट डेबिट, ये सिर्फ राइट है, प्लॉट नहीं है आपके पास। ये यार इसी तरह होता था ना, जैसे आप फर्नीचर खरीदने गए, उसने कहा जी ये बेड 3 लाख का है, 20,000 अभी दे दो, तो आप क्या एंट्री करते हैं? बेड डेबिट। बेड तो भी आया ही नहीं, अभी तो दरख्त से लकड़ी नहीं कटी जिससे वो बेड बनना है। तो इसलिए राइट टू रिसीव या एडवांस फॉर फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। चलें जी, ये प्लॉट नहीं आया हमारे पास, प्लॉट का एडवांस है। एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट या राइट टू सी प्लॉट कितने से? 700 से, और कैश क्रेडिट 2000 को इग्नोर करेंगे। हाँ इसके बाद ब्रैकेट में लिख लें राइट टू रिसीव प्लॉट, बट इट इज नॉट प्लॉट। राइट ऑफ यूज को कोई लीज में लफ्ज यूज होता है। नेक्स्ट, ये जो मैं एडजस्टमेंट हाईलाइट कर रहा हूं ये कितने लोगों की किताबों में नहीं है? यार ले लो नई किताबें, तेरी मेहरबानी यार, जिगर नई किताबें ले ले यार। अच्छा जी, तो बता दें भाई इस एडजस्टमेंट को कैसे पोस्ट करना है? उसको कह रहे डिलीट कर दें, मेरी किताब में नहीं है, ऐसे एडजस्ट करें इसको। जी मोहतरम, 30 जून को ज्वेलरी, नदीम तेरे पास ज्वेलरी? नदीम कहते छोड़ो यार, है ना मेरे पास ज्वेलरी। ज्वेलरी कितने की है? 5 लाख वाली। कितने की हो गई? हो गई या बेच दी? हो गई। पड़ी पड़ी महंगी हो गई या बेच के पैसे कमा लिए? पड़ी पड़ी महंगी हो गई। तो भाईजान ये वेल्थ स्टेटमेंट के लिए आपको एक रूल लिखवाने लगा हूं, ये जो हम बना रहे हैं आज। वेल्थ स्टेटमेंट बनाते, अभी मैं लिखवाता हूं, वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए चीजों का महंगा होना रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि वो बिक ना जाए। ना महंगा होना रिकॉर्ड किया जाएगा ना सस्ता होना। एक और आपको मिसाल देता हूं, ये डीएचए वाला प्लॉट कितने के? 3500 का। ये तो प्लॉट है ना, इसके बारे में तो सवाल ने कुछ बताया नहीं अदर इन्फॉर्मेशन में, तो ये तो 3500 पे मैं शो कर दूंगा। लेकिन अगर अदर इन्फॉर्मेशन में दिया होता डीएचए वाला प्लॉट 3500 से 3600 का हो गया है लेकिन हमने बेचा नहीं, और ज्वेलरी 500 वाली 800 की हो गई है लेकिन हमने बेची नहीं, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम इग्नोर करते, दोनों पॉइंट्स हम इग्नोर करते। वाई वाई वाई? क्योंकि बेचा नहीं। क्योंकि अच्छा ये अकाउंटिंग वाले ना टीचर कभी कभी वाई बातें करने लग जाते हैं। लैंड पड़ी हुई थी 1000 रुपए की, 1200 की होगी, लैंड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और पड़ी पड़ी को महंगी करा देते हैं। तो ये अकाउंटिंग वाले करते होंगे, टैक्स वाले ऐसी बातें नहीं करते। वो कहते हैं यार पता नहीं क्या पागल हो तुम लोग, यानी लैंड पड़ी हुई है और बिकी नहीं और पड़ी पड़ी महंगी होगी, लैंड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो ये अकाउंटिंग वाले शायद ऐसी एंट्रीज करते हो। टैक्स वालों के क्या कहते हैं दरबार में आके ऐसी आपने गुस्ताखी नहीं करनी। तो लिख लें जी, वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए एसेट्स का महंगा या सस्ता हो जाना इग्नोर करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए एसेट्स का महंगा या सस्ता हो जाना इग्नोर करेंगे। अल्लाह नई किताब लेने की तौफीक दे। वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए एसेट्स का महंगा या सस्ता हो जाना इग्नोर करेंगे। अगली बात बताएं, अनलेस, अनलेस थोड़ी सी अंग्रेजी मार दिया करें ना बीच में, अनलेस के इसको बेच दें, अनलेस के इसको बेच दें।
वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए एसेट्स और एसेट्स का महंगा या सस्ता हो जाना इग्नोर करेंगे अनलेस के इसको बेच दें। अच्छा, ऐसी चीज अभी सैलरी के चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं एक, नहीं शेयर्स के बारे में नहीं बताई थी, ऑप्शन के बारे में बताया था, ऑप्शन या राइट के राइट की मार्केट वैल्यू इग्नोर करनी है अनलेस के राइट बेच दें। तो राइट बेच दें तो गेन रिकॉर्ड कर दें, अगर राइट नहीं बिका तो बस फिर पड़ा महंगा हो रहा है तो लेट इट बी होता रहे। तो इसलिए ज्वेलरी के महंगे होने को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अच्छा, ये आखिरी लाइन क्यों दी हुई है इसने, इसकी एंट्री क्या होगी, कैरी डाउन की तो एंट्री नहीं होती, कैरी डाउन बैलेंस की तो एंट्री नहीं होती, फिर इससे फायदा क्या होगा। एक बंदा बोला है इससे फायदा ये होगा कि कैश एंड बैंक का कैरी डाउन अलग अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला है, कैश एंड बैंक का कैरी डाउन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कितने लोगों को ये ज़हन में आ गया था, बैंक का कैरी डाउन इसने दे दिया, कैश एंड बैंक का कैरी डाउन हम खुद निकाल लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो जब कैश एंड बैंक का कैरी डाउन हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं, बैंक का कैरी डाउन सवाल में गिवन है, तो कैश का कैरी डाउन खुद ही निकल आएगा। ये मैं क्या बात कर रहा हूं समझे। बैंक के अंदर कितने पैसे पड़े हैं साल के एंड पे, 475। लेकिन मुझे बता दें कैश और बैंक मिला के निकलेगा ये, या ये कैश या बैंक खाली निकलेगा, मिला के निकलेगा। पहले कैश एंड बैंक मिला के निकालने कितना है, यहां से पकड़ा है ना 1500 से 2735। ये क्या है, ये साल के एंड पे किसका बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, दोनों का बैलेंस है। मुझे किसका चाहिए, मुझे अब कैश का भी चाहिए, बैंक का भी चाहिए, मुझे दोनों का चाहिए। तो इसके ट्री बना लें, क्योंकि आजकल मैंगोज के ट्रीज पे चढ़े होते हैं लोग, तो आधा पौना घंटा आराम से गुजर जाता है। अच्छा, तो कैश और बैंक बताएंगे अलग अलग, नहीं पहले बैंक बताओ, सवाल में गिवन है 475। तो टोटल में से अगर ये बैंक माइनस कर दें 2260, हर जमाल ने कमाल कर दी। चलें जी, अब बता दें क्या यहां फेस पर एसेट्स में कैश एंड बैंक में लिख सकता हूं, अब मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं। कैश कितना पड़ा हुआ है 2260, और बैंक में कितने पैसे हैं 475। कैरी डाउन टोटे टोटे हो गए, टुकड़े टुकड़े। अच्छा जी, टोटल्स कर दें आप, इनकम्स का टोटल 1800 और खर्चों का टोटल 1190 1190। इसने कैलकुलेटर के नए सेल डलवाए हैं, तो 1190 के 1390 आ रहे हैं, 1390 उसके कैलकुलेटर के सेल वीक हो गए हैं 1190 वाले के 1390। 410 की ओवरऑल खुशी आई, प्रॉफिट टाइप की चीज आ गई 410 की। क्लियर। अब आप चाह रहे हो उधर की स्क्रीन की तरह मैं इसको थोड़ा ऊपर करूं, ओके। ओ बकर ये ना इनको कहो ये यहां तक करवा दें, ठीक है। अभी सैटरडे संडे आ रहा है तो ये करवा दें यहां तक। अच्छा जी, उस वाली होगी, आगे चलें जी। अब इस साइड का टोटल कर दें। एसेट्स कितने 3500 प्लॉट, रिसीवेबल फ्रॉम फर्म, इनको बस जमा करें ना 2675, ज्वेलरी 500, शेयर्स 200 वाले तो बिक गए ना, बाकी कितने वाले पड़े हुए हैं। अच्छा, अगर पेपर में लिखा होता है ये 800 वाले 820 के बिक सकते हैं तो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं इस बात को, अनलेस कि हम उनको बेच देते हैं। टोटल करें 10910। अच्छा जी, लोन 500, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करें 10410, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दी 10410। कुछ बात कभी कर दी है, बुरा तो नहीं लगेगा, कर दूं, अजीब सी बात तो नहीं लगेगी। अच्छा, फिर कर देनी है मैंने। तो नदीम के घर का रिश्ता है, तो ये इन ठीकरों को और इन रद्दी के टुकड़ों को देख के रिश्ता भेजा जाएगा या उसका ईमान तकवा और बाकी चीजें देखी जाएंगी। नहीं देखी क्या जाती है, मैं ये पूछ रहा हूं। पहला सवाल, किन्ने पैसे कमा रहे हैं महीने दे, अच्छा साल दे किन्ने हो जाते हैं, अच्छा गड्डी हैगी नहीं,
चलो देखते हैं फिर इंशाल्लाह। कुछ और भी हम चीजें कंसिडर कर रहे हैं, एक दो जगह पे, वो ऑप्शंस देखना आखिर में नदीम की। और फिर ये इधर वाले कह रहे होते हैं नहीं प्लॉट आएगा, ओह अच्छा डीएचएच आएगा यार, नदीम का लेवल है। अस्तगफिरुल्लाह। एक बार याद रखिएगा, जिसके दिल में माल की मोहब्बत होती है उसके दिल में फिर अल्लाह नहीं आ सकते। या तो माल की मोहब्बत दिल में हो सकती है या अल्लाह हो सकते हैं। और जिसके पास माल हो, अगर उसको देख के हमारी आंखों में चमक आती है तो इसका मतलब है हमारे दिल में भी माल की मोहब्बत है। ओके अच्छा भाई, अब मुझे ये बता दें कि वापस आ जाइए, अब मुझे ये बता दें कि इसकी जायदाद भी निकल आई, एसेट्स लायबिलिटीज, और इसके इनकम्स और एक्सपेंसेस भी निकल आई, ये दोनों चीजें निकल आई। अब सवाल एक राइज होगा कि ये वेल्थ स्टेटमेंट का मकसद क्या है। अब आप लोगों के 2-4 मिनट मुझे अटेंटिवली चाहिए। एक साहब हैं शुएब, उनकी मैं आपके सामने वेल्थ स्टेटमेंट बनाने लगा हूं। ये उनके एसेट्स हैं, ये उनकी लायबिलिटीज हैं, ये उनकी इनकम्स हैं और ये उनके एक्सपेंसेस हैं। आपने इनसे पूछा भाईजान आपकी ओपनिंग जायदाद कितनी है, साल के शुरू में आपका लेवल क्या था, कितने ठीकरे थे आपके पास, कितने रद्दी के टुकड़े थे। उसने कहा जी 1000 रुपए, ये साल के शुरू में मेरे पास था। क्लियर हो गया, ये साल के शुरू में था। ये इसकी ओपनिंग जायदाद है, क्लोजिंग जायदाद, ओपनिंग जायदाद। आपने उससे पूछा भाईजान इस साल आपने नौकरी करके कितना कमाया, कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट। समझ आ रहा है, आसान सी वेल्थ स्टेटमेंट एक बना रहा हूं। नदीम के तो बड़े ऑपरेशंस थे ना, मल्टीपल, ये तो सदा सा बंदे तनख्वाह कमाई है, कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट। हमने इसे पूछा भाईजान आपके घर के खर्चे कितने हुए हैं साल। ये कहते घर के खर्चे जो है वो मेरे हुए हैं इस साल 150 के, कैश क्रेडिट और एक्सपेंसेस ऑफ हाउस होल्ड डेबिट 150 हो गया, डन। बस इसके अलावा इसने कुछ भी नहीं किया। इसने नदीम की तरह प्लॉट लूट ये वो ज्वेलरी लटन बटन शुगर कुछ भी नहीं किया। अब बता दें इसकी ओपनिंग जायदाद कितनी थी, 1000। इसने सैलरी कितनी कमाई, 400। 1000 को मैंने इसलिए एक दफा हाईलाइट किया, वो तो ब्रॉड डाउन है ना, उसकी तो डबल एंट्री नहीं होती। इसके घर के खर्चे जल्दी 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 150। क्लियर। अब आप मुझे बताएं इसने कमाया कितना इस साल, नेट 250 कमाया, और इसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 1250। अब मैं इस डेटे को बदलने लगाऊं वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अब इस डेटे को बदलने लगाऊं वेल्थ, अब मैं इसकी वेल्थ आपको रिकंसाइल करके दिखाने लगाऊं। साल के शुरू की वेल्थ 1000, इस साल वेल्थ में चेंज आई 250, ओवरऑल वेल्थ 1250। एक चीज हम डाला करेंगे, ये रेड मार्कर से मैं डाल रहा हूं, ये P&L के ऊपर डाला करनी है आपने, और फिर इसका नाम P&L नहीं रहेगा क्योंकि ये P&L के ऊपर एक लाइन आ जाया करेगी। ओपनिंग वेल्थ, ओपनिंग वेल्थ कितनी है जी, 1000, वही जो कैश पड़ा हुआ था। अब आप इस 1000 में जमा, इधर देखें, अब आप इस 1000 में 400 जमा करें और 250 माइनस करें तो जवाब क्या आ रहा है बोलें। अब आपकी वेल्थ रिकंसाइल कर गई, यानी जितना आप कह रहे थे कि मेरे पास साल के एंड पर है, क्या उतना ही निकला। तो आपने रिकंसाइल भी करा दी कमिश्नर को और वजह भी बता दी कि मेरी वेल्थ में इंक्रीज क्यों आई है। यहां तक बात क्लियर होगी। तो ये थोड़ा सा एक मकसद होता है वेल्थ रिकंसिलिएशन बनाने का। तो अभी मैं ओपनिंग वेल्थ पकड़ के P&L के मुंह के ऊपर इंशाल्लाह जो है वो डालूंगा, ओपनिंग वेल्थ पकड़ के, ताकि हमारे वाला सवाल भी रिकंसाइल कर जाए। ये वाला रिकंसाइल करके, अच्छा असल में अब होता यह है, मिसाल एक दे रहा हूं अजीब सी, किसी घर के अंदर किसी का बेटा है, वो चोरी करता है। अब वो चोरी तो वालिदैन नहीं पकड़ते, लेकिन चोरी की हुई चीज वालिदैन के हाथ लग जाती है और फिर पूछते हैं कि बेटे तूने क्या, कहां से आया ये मोबाइल, ये मोटरसाइकिल कहां से आया। ठीक है, तो चोरी पकड़ना मुश्किल होता है लेकिन चोरी की हुई चीज पकड़ना आसान होता है। सिमिलरली अंदर की बात यह पता चली कि नदीम के पास गाड़ी भी है। अब नदीम के पास एक गाड़ी है 400 वाली, तो कमिश्नर ने कहा तूने तो वेल्थ स्टेटमेंट में कहा था मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, तेरी गाड़ी निकल आई है। अब इधर जवाब हो रहा है, वो टैली नहीं कर रहा। अब नदीम कहेगा यार बड़े तेज हो तुम लोग, बड़े तरीके से मुझे पकड़ा है, मेरे एसेट्स पकड़ लिए हैं तुमने। अंदर की बात यह है कि पिछली गली में मेरा बिजनेस है, उससे मैंने 400 और भी कमाया है, उससे मैंने 400 और भी कमाया है, वो मैंने बताया नहीं था आपको। तो याद रखिएगा एफबीआर वालों का बाप भी इनकम्स पकड़ ले बड़ा मुश्किल होता है। इनकम्स पकड़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या पकड़ना आसान है, एसेट्स पकड़ना लोगों के आसान है, लिविंग स्टाइल देख के। तो एसेट्स ये लोग पकड़ते हैं और पकड़ के पूछते हैं ये कहां से आए। जैसे किसी के लंदन में फ्लैट हो, तो अब ये तो नहीं पता कि कौन कौन सी फैक्ट्रियों से पैसा कमाया, लेकिन ये तो सवाल पूछा जा सकता है ये जो फ्लैट तुमने खरीदे किन पैसों से खरीदे।
तो इसलिए लोग पहले एसेट्स पकड़ते हैं एफबीआर वाले और फिर उल्टा सवाल पूछते हैं, जैसे घर वाले मोबाइल पकड़ के पूछते हैं कि 10,000 वाला मैंने लेके दिया था, लाख वाला तेरे पास कहां से पड़ा हुआ है। तो एसेट्स पकड़े जाते हैं। तो ये वेल्थ स्टेटमेंट का मकसद होता है। बहरहाल इस बात को अभी साइड पर रखें और मुझे रेड मार्कर से P&L नहीं है, ये P&L नहीं है क्योंकि मैं एक लाइन ऊपर डालने लगा हूं। ओपनिंग वेल्थ, ये मेरी क्लोजिंग वेल्थ है। ये मेरी कौन सी वेल्थ है? क्लोजिंग वेल्थ। मैं आपसे पूछने लगा हूं कि इस बंदे की ओपनिंग वेल्थ कितनी है। ये सवाल से मिला करेगी, ये सवाल से मिला करेगी, क्वेश्चन से मिलेगी। इस तरह का डाटा साल के शुरू का दिया हुआ था, इस तरह का डाटा साल के शुरू का दिया हुआ था, जाके देखें जरा। इस तरह का डाटा साल के शुरू का, ये दिया हुआ डाटा साल के शुरू का, इस तरह का। साल के शुरू में नदीम की क्या कीमत लगा, सॉरी, साल के शुरू में नदीम की वेल्थ कितनी थी? 10,000। 10,000। तो साल के शुरू में नदीम की वेल्थ कितनी थी? 10,000। ये 10,000 आप इधर डालेंगे। आप इधर आइएगा दानिश, इधर हाथ रख दें अपना, लेकिन मिटे ना ये। अच्छा, साल के शुरू में वेल्थ कितनी थी नदीम की? 10,000। नदीम की वेल्थ में 1800 की इंक्रीज आई और 1390 की डिक्रीज आई। अब जरा टोटल करवाएं, 10,000 जमा 1800 माइनस 1390, 10450। ये जो 10410 है ना, ये आपने वहां जाकर पेपर में देखना नहीं है, क्योंकि आपको पता है पेपर में चीजें टैली टुली करती कोई नहीं, तो ऐसी टेंशन होती है। तो आपने इस पे हाथ रखे रखना और इस आपने बस यहां करके अल्हम्दुलिल्लाह, ये सवाल अच्छा हो गया, अगले की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप इधर ही रहो, नहीं ना देखना इसको पेपर में। चलें जी, आप लोग नोट कर लें अभी। चलो दिखा दो इनको, पहले छाती मरवाओ। नहीं, छाती इस तरह मारते हैं, छुपाओ छाती मरवाओ, छुपाओ छाती मरवाओ। चलो आ जाओ। तो ये देखें बैलेंस हो गया। अच्छा, क्लास के बाद आप कोई आगे बोंगी नहीं मारनी, सर ये बैलेंस शीट की एसेट वाली साइड है, ये लायबिलिटीज वाली साइड है। ओ भाई, ये बैलेंस शीट नहीं है खुदा के लिए। बस P&L के मुंह पे क्या डाल दें? ओपनिंग वेल्थ का लफ्ज, तो फिर दोनों के टोटल्स आपस में मैच कर जाया करेंगे। झटके तरीके ना निकालो। अच्छा जी, अब इन दोनों का ना नाम मैं ब्लू मार्कर से लिखने लगा हूं। इन दोनों का नाम, P&L और बैलेंस शीट, इनका नाम नहीं है। इसका नाम है वेल्थ स्टेटमेंट। क्या नाम है? स्टेटमेंट। और इसका नाम है वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसका नाम क्या है? वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो P&L के ऊपर अगर एक लाइन डाल दी जाए जिसका नाम ओपनिंग वेल्थ रखा जाए, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और इसका नाम वेल्थ स्टेटमेंट। अच्छा जी, वेल्थ स्टेटमेंट में क्या आता है? एसेट्स और लायबिलिटीज, बस। और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या आता है? इनकम्स और एक्सपेंसेस, और एक लाइन रेड मार्कर से ऊपर ओपनिंग वेल्थ। मैंने कहा इधर क्या आता है? कहते 10,000। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डू नॉट कंसंट्रेट ऑन फिगर्स, कंसंट्रेट ऑन फैक्ट्स। पिक लें या लिख लें? मंशा भी समझा करें अगले बंदे की। पिक लें या लिख लें? लिख लें। सेशन के एंड पे 200-300 मैंने पिकें ले ली थी टेक्स्ट की क्लास में। ओके, अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। मिसाल के तौर पे नदीम की बीवी नदीमा, बड़ी ढूंढ के उसने चुनी नदीमा नाम की। तो अब नदीमा ने कहा, नदीम मैं तेरी स्पाउस, और मैं गई हुई थी मेके, मेरी ज्वेलरी भी तो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट से पानी सी। ओ नदीम सेड, ओ या गाय, यस यू आर राइट। तो अब मुझे बताएं कि नदीम की अपनी ज्वेलरी तो इसने डाल दी, लेकिन स्पाउस की ज्वेलरी डालना भूल गया वेल्थ स्टेटमेंट में। तो क्या ये वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कर सकता है?
ऑब्वियसली इससे फिर रिकॉन्सिलिएशन भी आउट होगी और रिकॉन्सिलिएशन में भी कोई ना कोई चीज आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी और वो आपने शायद गलती की होगी रिकॉन्सिलिएशन आते जिसकी वजह से गलत वो इस तरह हुआ है, तो कोई ना कोई चीज आपको रिकॉन्सिलिएशन में भी डालनी पड़ेगी, फिर दोनों चीजें मैच होंगी, वो वट एवर द रीजन में भी, वो जो मर्जी रीजन हो। तो ये वेल्थ स्टेटमेंट भी आप रिवाइज करके जमा करवाएगा और साथ वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन भी जमा करवाएगा। वाइफ की वेल्थ स्टेटमेंट तब अलग होगी जब वाइफ की वेल्थ स्टेटमेंट तब अलग होगी जब वाइफ अलग से कोई कुछ कमा रही होगी, लेकिन अगर वाइफ डिपेंडेंट है शोहर पे तो फिर वाइफ की वेल्थ स्टेटमेंट अलग जमा नहीं होगी क्योंकि वाइफ अपनी है। ओके, पॉइंट नंबर 3 पढ़ें। असद ज्यादा मुस्कुराया ना करो। इफ अ पर्सन डिस्कवर्स एनी भूल और अ गलत स्टेटमेंट इन अ वेल्थ स्टेटमेंट, अगर वेल्थ स्टेटमेंट में आप कोई चीज भूल जाएं या कोई चीज गलत डाल दें तो क्या करें भाई? ही कैन रिवाइज इट बाय इंटीमेशन टू दी कमिश्नर। किसको बता के रिवाइज कर दें? कमिश्नर। क्या रिवाइज करने लगे आज, रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट? वेल्थ स्टेटमेंट। ये लाइन आपको क्यों नहीं समझ आएगी? क्योंकि सेक्शन 122 का 9 भी नहीं पढ़ा, ये जवाब देना था। क्योंकि सेक्शन 122 का 9 भी नहीं पढ़ा, इसलिए आपको ये बात अभी समझ नहीं आएगी, तो अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि इसको मैं पेंडिंग कर रहा हूं। नेक्स्ट, ना सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट दोबारा जमा करवानी पड़ेगी बल्कि हो सकता है साथ वेल्थ रिकॉन भी दोबारा जमा करवानी पड़े, रिवाइज्ड वेल्थ रिकॉन भी जमा करवानी पड़े। और रीजंस क्या बताएंगे? बेगम मिके गई थी, ज्वेलरी उसकी डालना मैं भूल गया, अलमारी में पड़ी थी, मुझे नजर नहीं आई। एंड रीजंस फॉर रिवीजन विल आल्सो बी फाइल्ड। वजह भी आप बताएंगे मैं वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन क्यों रिवाइज कर रहा हूं। नेक्स्ट, अगर कमिश्नर को ये लगे कि ये जो भूल है ये जायज भूल थी, बोनीफाइड जिसे कल मैंने नाम दिया था, ये गलती जायज गलती थी, जेन्युइन गलती थी, फिर कमिश्नर आपको रिवाइज करने देगा, कोई मसला नहीं। इफ कमिश्नर इज ऑफ द राइट दैट रिवीजन इज मेड फॉर करेक्टिंग अ जायज भूल या जायज गलती, तो कमिश्नर क्या जवाब देगा? ही विल डिक्लेयर सच रिवीजन एज वैलिड। ब्रैकेट वाली बात काट दें, तो वो ये जो रिवीजन है उसे क्या करार दे देगा? वैलिड। किस सूरत में? अगर बोनेफाइड ओमिशन हुई या बोनेफाइड रॉन्ग स्टेटमेंट हुई। बोनेफाइड क्या होती है? जायज भूल या जायज गलती आपकी हुई, जेन्युइन गलती समझ ले, जायज की जगह जेन्युइन लफ्ज। ओके, अगला फिक्रा, वेल्थ स्टेटमेंट कब तक रिवाइज की जा सकती है? वेल्थ स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिवाइज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years। लेकिन इसको आसान कर लिया करें ना, कैन नॉट की जगह कैन बी रिवाइज्ड और आफ्टर एक्सपायरी की जगह विद इन। अब आसान हो गया फिक्रा। तो वेल्थ स्टेटमेंट कैन बी रिवाइज्ड विद इन 5 years। तो उल्टी थी, हमने सीधी कर दी, अंग्रेजी उल्टी थी उसकी। वेल्थ स्टेटमेंट कैन बी रिवाइज्ड कितने अरसे में? 5 years। कहां से गिनना शुरू करेंगे? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब आपने क्या जमा करवाई? रिटर्न। रिटर्न की ड्यू डेट से 5 साल के अंदर। रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है? कल हमने ना इसको लॉ से पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको जुबानी कई दफा बता चुका हूं। रिटर्न आपने 30 जून वाली 30 सितंबर को जमा करानी होती है। एक साहब कहते हैं मेरा ईयर एंड है 30 जून 20, 30 जून 20, 30 जून 20 की रिटर्न होती है जिसमें सैलरी बिजनेस वगैरह आ रहा होता है, कैपिटल गेन और ज़कात माइनस हो रही होती है। इसने 30 जून 20 की रिटर्न और 30 जून 20 के साल की वेल्थ स्टेटमेंट जमा, रिटर्न जमा वेल्थ स्टेटमेंट दोनों जमा करा दी साल खत्म होने के 3 महीने बाद, 30 सितंबर 20 को, क्योंकि ड्यू डेट रिटर्न की क्या है? 30 सितंबर 20। व्हाट इज द डेट बाय विच रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट कैन बी फर्निश्ड? 30 सितंबर 2080। 60 साल तक रिवाइज कर सकते हैं जब भी ख्याल आए। भाईजान, वो पुराने वाले कमिश्नर भी मर गए होंगे, आपने भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना कब तक रिवाइज कर सकता है। तो कब तक रिवाइज कर सकते हैं बोले? 5 साल गिने जरा हिम्मत करके। 30 सितंबर 21, 22, 23, 24, 25, तो ये तारीख है जब तक ये रिवाइज कर सकता है। मेरे से शायद सुनना चाह रहे थे आप, नोट कर लें। अकलमंद रा इशारा काफी است। When teacher stop, you have to move, and when teacher move, you have to stop. जी, उन दोनों के आंसर इसलिए सेम है, वो जो पहले वाली मैंने आपको एग्जांपल आसान वाली कराई वहां से दिखा देता हूं दोबारा कि उन दोनों के आंसर इसलिए सेम है।
हाँ हाँ, नहीं, कितने सालों में रिटर्न ये वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं? 5 सालों में। ओके, अच्छा, वेल्थ स्टेटमेंट के कितने पर्टिकुलर्स हैं? 4। वेल्थ स्टेटमेंट के कितने पर्टिकुलर्स हैं? 4। एसेट्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स ट्रांसफर्ड, एक्सपेंसेस और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट कितने लोगों ने जमा करानी है? 3। सुबह सुबह आते ही बताया था। वेल्थ स्टेटमेंट कितने लोगों ने जमा करानी है? 3। आखिरी बात, वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं। इधर देखें सारे, जिस रेजिडेंट इंडिविजुअल के साल की फॉरेन इनकम 10,000 यूएस डॉलर या उससे ज्यादा हो, और जिस रेजिडेंट इंडिविजुअल के साल के एंड पे 1 लाख डॉलर या उससे ज्यादा के एसेट्स हो बाहर के मुल्क में, उस रेजिडेंट इंडिविजुअल ने एक स्टेटमेंट जमा करवानी है जिसका नाम होगा फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। इस फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? 100% वही चीजें, फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लाइबिलिटीज। पहली बात होगी। दूसरी बात बताएं, फॉरेन एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन एंड द कंसिडरेशन फॉर विच दे आर ट्रांसफर्ड। तीसरी बात, फॉरेन एक्सपेंसेस, लेकिन यहां एक लफ्ज नया ऐड होगा, फॉरेन इनकम्स की डिटेल भी बताएं, यानी ये 10,000 डॉलर कहां कहां से कमाए। फॉरेन इनकम्स एंड फॉरेन एक्सपेंसेस, खत्म। ये 3 चीजें जमा करवानी है। किसने? जिसके फॉरेन इनकम्स हैं या जिसके फॉरेन एसेट्स हैं। और आखिरी बात, अगर आपने ये जमा ना करवाई और कमिश्नर को पता चल गया कि 11,000 डॉलर या 10,000 डॉलर या 12,000 डॉलर आपने कमाया है, तो फिर कमिश्नर आपको पकड़ लेगा और कहेगा आके ये जमा करवाओ। ये अगला सेक्शन हमारा खत्म हो गया, 116A, क्योंकि ये रेपिटेशन था तो टाइम आज ज्यादा बच गया। चलें इस चीज को एक दफा पढ़ लें बस। सेक्शन 116A जबानी याद हो गया? दोबारा बताएं, किसने ये जमा करवानी है? 10,000 डॉलर इनकम ज्यादा हो या एसेट लाख डॉलर से ज्यादा हो। इसमें चीजें कितनी है? 3, एसेट्स लाइबिलिटीज, एसेट्स ट्रांसफर्ड और फॉरेन इनकम्स भी और फॉरेन एक्सपेंसेस भी। और आखिरी बात, अगर आपने जमा तो कौन मांगेगा आपसे ये? खत्म। इसका कोई न्यूमेरिकल श्यूमेरिकल नहीं है हमारे सिलेबस में। फॉरेन क्या? इनकम और फॉरेन एसेट्स। ना भाई, यहां किताब बंद ना कर, किताब बंद ना कर। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम कितनी हो? 10,000 डॉलर या ज्यादा, जिसके एसेट्स कितने हो? 1 लाख डॉलर या ज्यादा। इस बंदे की जिम्मेदारी क्या है? शेल फर्निश फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट स्टेटमेंट। इट शेल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, इसका कोई फॉर्मेट होगा, एंड वेरीफाइड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। इस पे आप साइन करेंगे। इट विल गिव पर्टिकुलर्स ऑफ, अब बकर ये घड़ी 2 मिनट आगे करवा दें। इट विल गिव पर्टिकुलर्स ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? कल वाली सारी चीजें देखें इधर, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स ट्रांसफर्ड और फॉरेन एक्सपेंसेस। लेकिन एक चीज मैंने आपको नहीं बताई है, जहां है फॉरेन इनकम्स भी है। फॉरेन इनकम्स एक एक्स्ट्रा चीज है, बाकी कल वाली चीजें हैं। और आपको पता है एसेट्स लाइबिलिटीज एज ऑन होते हैं और इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होते हैं। इट विल गिव पर्टिकुलर्स ऑफ, पर्टिकुलर्स को बॉक्स पर्टिकुलर्स, उसके पर्टिकुलर्स भी थे कुछ, आज इसके पर्टिकुलर्स भी हैं। फॉरेन एसेट्स, फॉरेन लाइबिलिटीज एज ऑन या फॉर द ईयर? द लास्ट डे ऑफ ईयर। फॉरेन एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द ईयर एंड द कंसिडरेशन, और कितने के बेचे। कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन इनकम डिराइव्ड, क्या मतलब? कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन इनकम डिराइव्ड। 10,000 डॉलर, फर्ज करें इसने 11,000 डॉलर कमाया, 6,000 डॉलर सैलरी कमाई है, 5,000 डॉलर बिजनेस कमाया, तो बता दे अलग अलग। कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन इनकम डिराइव्ड एंड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन एक्सपेंसेस इनकर्ड। इनकम के साथ क्या लफ्ज यूज हो रहे हैं? डिराइव, और एक्सपेंसेस के साथ इनकर्ड। कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन इनकम डिराइव्ड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर क्यों लफ्ज यूज हो रहा है? एज ऑन क्यों नहीं हो रहा? जी जी, क्या बंद हो गया? चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं अभी ये कोशिश करते हैं ऑन करने की, लेकिन अभी जारी रखो, नो प्रॉब्लम। पॉइंट सी पढ़ेंगे, कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन इनकम डिराइव्ड एंड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। और एक और चीज आपने बतानी है कि ये खर्चे, एक्सपेंडिचर्स आर होली फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग सेड इनकम। आपने साबित करने हैं ये खर्चे मैं किस इनकम के कमाने के लिए कर रहा हूं? बाहर वाली इनकम के लिए।
यानी अगर आपकी कनाडा में दुकान है तो कनाडा में ही एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे रहे होंगे ना, तो वो खर्चे आपने बताने हैं बाहर वाली दुकान के लिए। पॉइंट 2 पढ़ें उर्दू जुबान में। हो गया ओके अहमद? नहीं हुआ तो रहने दो, छोड़ो परे, बस छोड़ दो, कोई मसला नहीं। अब ये डिस्टर्ब हो रहे हैं बाकी आपको देख। पढ़ें पॉइंट 2, कमिश्नर मे बाय नोटिस, कमिश्नर अगर चाहे तो किसी को क्या दे दे? नोटिस। रेडियो चल रहा है उस क्लास में। कमिश्नर मे बाय नोटिस, कमिश्नर अगर चाहे तो किसी को क्या दे दे? नोटिस। रिक्वायर एनी इंडिविजुअल टू फर्निश द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट हु इन द ओपिनियन ऑफ कमिश्नर वाज रिक्वायर्ड टू फर्निश इट बट हु हैज फेल्ड टू डू सो। जिसको चाहिए था कि फर्निश करता, लेकिन फर्निश करना क्या आ गया? भूल गया। इट विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। ये यार मुझे उर्दू पूरी कर लेने दो, फिर उस क्लास में रखना मुझे, मैं आप लोगों को देख सकता हूं। तो इट विल बी फर्निश्ड बाय द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, ये कब तक जमा करवाई जाएगी? जब तक कमिश्नर आपको नोटिस देके कह दे जमा करवा दें। आज का टेस्ट किसने नहीं देना? प्लीज हाथ खड़ा करके मुझे बता दें, आज का टेस्ट किसने नहीं देना? यार ये कुर्सियां बाहर लगवाओ अब्दुल्ला, एक रूम कूलर जो है ना कुछ लगवा के, या पेडेस्टल फैन लगवा दो, कमरा बड़ा करवा दो। आज सबने टेस्ट देना है। चलें क्लोज।